नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड बीजेपी में कलह की शुरुआत हो चुकी है। उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने टेंशन जो है, भारतीय जनता पार्टी की अब टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर विवाद, कार्य समिति के साथ ये बड़ी बैठक। देखिए इस वक्त ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में तीरथ रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पूर्व सीएम ने उम्मीदवार के चयन पर भी सवाल उठा दिए गए हैं कि जो उम्मीदवारों का चयन किया गया था वो पूछ करके या रजामंदी के साथ नहीं किया गया था, अपने आप से ही चयन कर दिया गया था। उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर विवाद भी शुरू हो गया है, बयान आने भी शुरू हो चुके हैं। कार्य समिति की बैठक में तीरथ सिंह रावत की तरफ से बड़ा बयान आया और तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उम्मीदवारों का चयन जो है वो पूछ करके नहीं किया गया है। प्रत्याशियों के नामों पर राय नहीं ली गई थी, बिना राय मशविरा के प्रत्याशियों का चयन किया गया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, फैसले ना थोपे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अब हर स्तर पर गहरा मंथन कर रही है। आने वाले दिनों में होने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, इस पर गहरा मंथन जारी है। तो देखिए आपको बता दें कि बीजेपी के कार्य समिति की बैठक में आए वरिष्ठ नेताओं ने, पदाधिकारियों में जोश भी बढ़ा है। बीजेपी की उपचुनाव में हार पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों का चयन सही नहीं हुआ है। उन्होंने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि मैं पहले ही कह चुका था कि प्रत्याशी सोच समझ करके मैदान में उतारे जाए, पहले मंथन किया जाए उन नामों पर। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं को भी सही से सम्मान नहीं मिल रहा है, बस फैसले थोपे जाते हैं। ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। तो उत्तराखंड में बीजेपी में कलह की शुरुआत हो चुकी है। तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया और कलह की वजह आपको बता दें, दरअसल उपचुनाव में करारी हार। जिस तरीके से उपचुनाव में करारी हार हुई है उसके बाद अब अंदरूनी कलह की शुरुआत हो चुकी है। सामने आकर के बयान दिए जा रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में तीरथ सिंह रावत यानी कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों पर भी सवाल उठा दिया गया है, चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया। बात यहीं तक नहीं बल्कि ये भी कही गई है कि उत्तराखंड में अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके फैसले नहीं, उन्हें सम्मान नहीं बल्कि उन पर फैसले थोप दिए जाते हैं। उनके साथ किसी भी चीज को लेकर मंथन नहीं होता है, बस फैसला लिया गया और फैसला कार्यकर्ताओं पर थोपा जाता है। उसी का कहीं ना कहीं ये खामियाजा इस वक्त बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए अभी तक तो हमने देखा था कि बीजेपी में अंदरूनी कलह उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी में कलह शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया है, साथ कह दिया है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और फैसले थोपे जाते हैं। आग्रह करना चाहूंगा कि फैसले कार्यकर्ताओं पर ना थोपे जाए बल्कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मंगलौर और बद्रीनाथ। यहां पर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारे थे, दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद अब मंथन हुआ तो साफ साफ कहा गया है कि नामों को लेकर के पहले
मंथन नहीं किया गया, विचार विमर्श नहीं किया गया, राय नहीं ली गई, बस खुद से ही नामों की घोषणा कर दी। उसी की वजह है जो उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बीजेपी कलह की खबरें सामने आ रही है। अनुज, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल आंचल, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का जो बयान सामने आया है बीजेपी के लिए एक बड़ा बयान है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बीजेपी की कलह सामने देखने को मिल रही है। तीरथ सिंह रावत ने ये बयान दिया, जो कि कार्य समिति की बैठक में यह बयान दिया गया है। इनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार जो उपचुनाव में तो हार मिली है, ये हार इस वजह से है कि उन्होंने प्रत्याशियों का चयन है वो सही नहीं किया था। करतार सिंह भड़ाना, चूंकि जो बाहर से आते हैं, फरीदाबाद से हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने जो है टिकट दिया और टिकट देने के बाद यहाँ पे उन्होंने बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। तो क्या बाहरी प्रत्याशी उत्तराखंड में आकर के चुनाव लड़ सकते हैं? ये क्या बीजेपी की रणनीति है? इसको लेकर के बीजेपी जो उत्तराखंड की राजनीति पूरी गर्मा गई है। साथ साथ उत्तराखंड के जो नेता है या आला कमान है, वो भी इस बात से हैरान है कि इस तरीके का बयान क्यों दिया गया। और अगर तीरथ सिंह रावत की अगर बात करें तो तीरथ सिंह रावत पहले भी विवादित बयान देने के लिए बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उनका कई विवादित बयान आए हुए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और अब जब वो पूर्व मुख्यमंत्री है और तीरथ सिंह रावत का ये बयान एक खलबली मचाने वाला। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर कांवड़ यात्रा को लेकर के एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। कांवड़ मेले को लेकर भी प्रदेश सरकार ने अपनी कमर कस ली है। हरिद्वार में अंतिम चरण में कांवड़ यात्रा की तैयारी, कांवड़ मेले की तैयारी, प्रशासन ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि बैरागी कैंप, पार्किंग, कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया गया है। इसी के साथ अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार में 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ काम अभी बचे हुए, जिसे आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। जिले के डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप, पार्किंग और कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया है। डीएम धीराज सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार में गंदगी ना हो, इसके लिए करीब 8000 शौचालय भी बनाए गए हैं। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने यह बताया है कि कांवड़ मेले के लिए करीब 5500 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए पूरे हरिद्वार जनपद को 14 सुपर जोन में बनाए गए हैं। तो देखिए, कांवड़ मेले को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। लगभग पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। डीएम और एसएसपी ने आज स्थिति का जायजा भी लिया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके खुद देखा है कि कहां काम पूरे हो चुके और कहां पर अभी काम चल रहे हैं। जहां पर काम पूरे नहीं हुए, वहां काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम द्वारा, जिसमें कप्तान साहब भी मौजूद थे और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इस कांवड़ पट्टी में काम करना था, रूरल एरिया में हम लोगों ने नासन बॉर्डर से लेकर डरपाड़ा लोगों ने निरीक्षण कर लिया। तो आज हम लोग जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सबका हम निरीक्षण कर रहे हैं। कांवड़ पटरी का निरीक्षण आज हम दूसरी बार कर रहे हैं। साथ में जितनी हमारी पार्किंग है, खासकर बैरागी पार्किंग जो हमारी मेन पार्किंग कांवड़ मास में रहती है, उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहाँ पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है, उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। और वहाँ पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है।
और सभी मेन फ्लेक्सीज में और जितने हमारे पम्पलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नज़दीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे। तो कावड़ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी। कावड़ यात्रा को लेकर के बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि यात्रा में सुरक्षा का भी खास इंतजाम यहां पर किए गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। पुलिस की तैनाती भी की गई है। केवल पार्किंग स्थल के पास ही लगा सकेंगे भंडारा, ये भी पहले से ही आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा यातायात व्यवस्था के लिए डाइवर्जन प्लान जो है वो भी तैयार हो चुका है ताकि यातायात जो है उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े या फिर जाम की स्थिति पैदा ना हो। 7 फीट से ऊंची कावड़ नहीं ले जा सकते हैं भक्त, ये भी पहले से ही आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा कावड़ यात्रा में नहीं होगा डीजे का पर हुड़दंग। जिस तरीके से हम देखते थे हर साल जब भी कावड़ यात्रा की शुरुआत होती थी तो लाउड डीजे बजता था, हुड़दंगबाजी भी करते हुए लोग नजर आते थे, भक्त भी हुड़दंग करते हुए नजर आते थे। तो पहले ही आदेश दे दिए गए कि इस बार लाउड डीजे पर हुड़दंग भी नहीं होगा। अगर होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरठ पुलिस ने संचालकों को गाइडलाइन भी थमा दी है। इतना ही नहीं बल्कि हाईवे पर डीजे की साउंड को मानकों के अनुरूप ही रखा जाएगा। जो एक गाइडलाइन तैयार की गई है उतने ही सिस्टम में उन्हीं का पालन करते हुए सिर्फ डीजे चलेगा। इसके अलावा टोल प्लाजा का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि टोल प्लाजा से करीब 8 किलोमीटर पहले हाई गेज लगा दिया जाएगा। इसके अलावा मानक के अनुसार हाइट वालों ही डीजे पार कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी डीजे होंगे वो टोल प्लाजा पार नहीं कर पाएंगे। यात्रा के लिए फायर ब्रिगेड टीम की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। ऋषिकेश बस अड्डे पर 24 घंटे की सेवा भी दी जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, 22 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, समय कम रह गया तो तैयारियां कहां तक पहुंची? देखिए आंचल, हिंदू धर्म की विश्व प्रसिद्ध यात्रा यानी कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठक कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार जिले के लिए भी एक बड़ी चुनौती कावड़ यात्रा होती है। यही वजह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है लगातार कावड़ पटरी के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हमने देखा है कि कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले जो अधूरे निर्माण है, सौंदर्यीकरण हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हो, सभी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 22 जुलाई से पहले इन सब कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कह सकते हैं कि कावड़ यात्रा की तैयारी में सभी अधिकारी लगे हुए हैं और कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले तमाम यहाँ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब कावड़ यात्रा शुरू हो जाती है तो उसमें भीड़ हो जाती है। यही वजह है कि यातायात प्लान एक तय किया गया है और कावड़ यात्रियों के लिए भी कई दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो 7 फीट से ऊंची कावड़ होगी उस पर प्रतिबंध रहेगा, जो ज्यादा साउंड वाली कावड़ होगी उस पर पूरी तरह बैन रहेगा। क्योंकि कई डीजे ऐसे हैं, डीजे हो, फसाना डीजे हो, सभी के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा है कि जो डीजे थे उनके साउंड से कई स्थानीय लोगों को भारी नुकसान हुआ था, खिड़की दरवाजे तक टूट गए थे। यही वजह इस बार पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मानक तय किए हैं और जो मानकों के अनुरूप चलेगा उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ करने की बात कही जा रही है। संजय, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमेशा देखा जाता है जब भी कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो सुरक्षा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में कितने पुलिस बल की तैनाती जगह जगह पर की जाएगी, सीसीटीवी कितने लगाए गए और कंट्रोलिंग रूम कहाँ पर बनाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले हर की पौड़ी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। वहाँ जो सेक्टर और जोन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विभाजित किए गए हैं। उसके अलावा एक सीसीटीवी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल रहने वाला है। इसके साथ ही जो मेला क्षेत्र होगा वहाँ पर कई तरह की फोर्स लगाई गई है, ड्रोन से अलग नजरें रखी जाएगी और वो कंट्रोल रूम होगा वो सीधा जो यहाँ के एसएसपी होंगे, डीएम होंगे, उनकी मॉनिटरिंग उस पर रहेगी। साथ ही साथ अगर कावड़ पटरी की बात कर लेते हैं, वहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि जब कावड़ यात्री आते हैं तो सुख सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ वहाँ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और कई ऐसे भंडारे भी हैं जो वहाँ निःशुल्क भोजन वितरित किया जाएगा। इसके अलावा पहले ही भंडारे लगाने वालों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है कि जहाँ पार्किंग बनी हो वहीं आप भंडारा लगा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लगा सकते हैं। अब 22 जुलाई तक कुछ दिन से ऐसे व्यवस्थाओं और जो काम काज है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाकी तो भक्त
कि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। आंचल। ठीक है, आज डीएम और एसएसपी भी पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए, ये देखने के लिए कि काम कितने पूरे हो चुके हैं। जायजा लेने के बाद क्या कोई बयान सामने आया? देखिए, लगातार ये आंचल व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पहले ही हरिद्वार के जो जिला अधिकारी है धीरज सिंह गबरियाल, उन्होंने कहा है कि अपने अधिकारियों को जो समय रहते जो उनका समय तय किया गया है उसे जो कामकाज होंगे उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर नहर पटरी की बात की जाए तो वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है, सौंदर्यीकरण है, तमाम ऐसे काम है जो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले लगातार किया जा रहा है। और जो अधूरे काम है, जो अधूरे निर्माण है, उनको भी कहीं ना कहीं अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी ठीक है, देखिए संजय, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, हमने सुरक्षा को लेकर के बात कर ली है, लेकिन हेल्थ भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। जब कावड़िए आते हैं, भक्त आते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार कावड़िए नंगे पैर आते हैं तो पैरों में छाले हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर? आज के आंचल हरकी पौड़ी के साथ साथ जो कावड़ मार्ग है वहां पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से कई कैंप लगाए गए हैं और हर तरह की सुविधा वहां शिव भक्तों को मिलने जा रही है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग है उसके लिए भी अलग मॉनिटरिंग है। जो भंडारा लगाने वाले लोग हैं, जो अस्थायी दुकानें होती है, उन पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो शिव भक्त होंगे वो जब खाना खाए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। इसके लिए भी लगातार वहां मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि कावड़ यात्रा चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार। आने वाले दिनों में मॉनसून अब अपनी और भी तेज रफ्तार कर सकता है। आईएमडी की तरफ से जानकारी पहले ही साझा कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि कई जिलों को लेकर के आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिनमें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह आईएमडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। नदियों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। यानी कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारी से भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी ने पहले ही जारी कर दी है। और 7 जिले ऐसे जिन्हें लेकर के येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र की तरफ से कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना यह है कि आने वाले दिनों में मानसून और भी ज्यादा अपनी रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कई तरह की जानकारी साझा कर दी गई है, सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। ये अपील की गई है कि जो भी पहाड़ों पर यात्रा करने इन दिनों जाने वाले हैं वो विशेष तैयारी के साथ जाए, क्योंकि मानसून अब और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाला है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिले ऐसे हैं जिन्हें लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं पर ऑरेंज, कहीं पर येलो अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। नदियों के आसपास ना जाने की अपील लोगों से की गई है। साथ ही यात्रियों से भी कहा गया है कि इन दिनों अगर पहाड़ों की यात्रा ना करें तो ही अच्छा होगा। ये भी कहा गया है कि पहाड़ों की यात्रा करने से फिलहाल बचाव करें। आईएमडी की तरफ से ये अपील की गई है। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन ने अपनी तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना यात्रियों को या फिर उत्तराखंड वालों को ना करना पड़े। और 18 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद में वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि जो अन्य जनपद हैं, पर्वतीय जनपद जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, ऐसी देहरादून या पौड़ी जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो ये 4-5 दिनों में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही जो इंटेंस रेन स्पेल है, इंटेंस या वेरी इंटेंस रेन स्पेल, वो भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में देवखड़ी नाला अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से 3 दिन पहले लगाई गई रेलिंग 2 कार चालकों के लिए
वरदान साबित भी हुई है। देखिए, आपको बता दें कि हल्द्वानी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर देर रात जमकर के बारिश हुई है, जिसकी वजह से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया है। आज सुबह जब देवखड़ी नाला उफान पर था तो इस दौरान 2 कार सवारों ने इस नाले को पार करने की कोशिश की और कार नाले में बहने लगी। गनीमत ये रही कि कार रेलिंग वहां पर लगाई गई थी, जिसकी वजह से कार वहीं पर अटक गई और नाले के बहाव के साथ नहीं बही। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। देवखड़ी नाले के उफान पर आने से जीएसटी ऑफिस और आसपास के घरों का मलबा जो है वो भी घुस गया। इतना नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि नाले के उफान पर आने से आसपास के लोगों में भय का माहौल नजर आ रहा है। लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की टीम वहां पर मौके पर ही मौजूद है। इस मामले पर मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला की तरफ से बयान सामने आया। कहा गया है कि इस नाले का ट्रीटमेंट पहाड़ों की तरफ से करना होगा, जिसको लेकर के जिला प्रशासन कार्य योजना तैयार कर रहा है। टर्म प्लान बनाना पड़ेगा और वर्तमान में मेरे जिलाधिकारी नैनीताल से वार्ता हुई थी और उसी वार्ता के क्रम में उन्होंने सिंचाई विभाग को और यूयूएसडीओ को डायरेक्ट किया है कि इस नाले का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना के तत्काल उनको प्रस्तुत करें। इस नाले को पहाड़ से हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहाड़ में इसके लिए चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे। पहले चेक डैम्स वगैरह बनते थे तो उससे पानी स्टेप्स में आता था और पत्थर इत्यादि भी उस पर रुक जाते थे। वो व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह आती कि क्योंकि इसका उद्गम पहाड़ से है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उधर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद शांतार शाह गांव पहुंच करके गैंगरेप मर्डर पीड़िता किशोरी के परिवार से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार का दुख भी साझा किया है। सांसद ने परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने के लिए मदद का आश्वासन भी दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं और आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपके न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को परिवार का दुख बांटने यहां आना चाहिए था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।